चलिए एक बार आप लोग जो है कमेंट करके बताइए। माफी चाहता हूं दोस्तों यदि ऐसी समस्या आ रही है तो। चले अभी आ रही है आवाज, अब आप लोगों को जो है वो क्लियर मिल रही होगी। अब समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार कमेंट करके बता दीजिए आवाज मिल रही है आप सभी लोगों को। अजीत प्रताप सिंह जी, अदिति जी, अंजना जी, शरद कुमार जी, विभव जी, अनुपम जी, सुशीला जी। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जी बिल्कुल अजीत जी का, अंजना जी का, सभी लोगों का उत्तर जो है वो, सौरभ जी का उत्तर आ रहा है, आ रही है। बिल्कुल, तो ठीक है दोस्तों, मैं बात कर रहा था सेशन के मेंबरशिप के लिए। तो आप लोग सेशन का मेंबरशिप यदि लेना चाहते हैं, रोज के सेशन में जिन प्रश्नों का उपयोग किया जाता है उन प्रश्नों का संग्रह यदि आप अपने पास चाहते हैं तो आप लोग 250 रुपए का पेमेंट करके और आप लोग जो है ले सकते हैं। मैं आपको सेलेक्टेड प्रश्नों को छांट के आपके जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उन प्रश्नों को लेके आता हूं। तो आप लोग 250 रुपए का पेमेंट जो है आपको 7007701847 इस नंबर पे, आपको नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे भी जो है वो आपके स्लाइड बार पे जो है चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। बाकी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर पे आप लोगों को गूगल पे, फोन पे या भीम के माध्यम से 250 रुपए का पेमेंट करना है। उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको मुझे भेज देना है। स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आपको भेजना है और उसके बाद से आपको नियमित रूप से जो है वो क्लास की पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद यदि बात करें दोस्तों तो आप लोगों का बहुप्रतीक्षित जो है राजनीतिक सिद्धांत और विचारकों की जो क्लास है वो कल से शुरू हो रही है दोस्तों। 18 तारीख से आपकी क्लास जो होगी शुरू होगी। ये क्लास आपकी लाइव होगी दोस्तों। तो जो लोग लाइव क्लास में भाग लेना चाहते हैं उनके लिए जो है दोस्तों आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, 7007701847 इस नंबर पे आप अपने नाम के साथ जो है दोस्तों लाइव क्लास लिख के व्हाट्सएप कर देंगे। मैं आप लोगों को जो है वो सभी लोगों को जैसे ही लाइव क्लास कल शेड्यूल होगी आप सभी को जो है वो एक मैसेज चला जाएगा, एक नोटिफिकेशन जाएगा, उसके माध्यम से आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप जो है क्लास में भागीदार बन सकते हैं। कल हमारी जो होगी वो पहली क्लास होगी आपके राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों की लाइव। तो आप लोग लाइव क्लास में हमारे साथ जुड़ के और राजनीतिक सिद्धांत और विचारकों को पढ़ सकते हैं। आप लोगों को ध्यान बस ये रखना है दोस्तों कि ये क्लास जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके टीजीटी वाले टीजीटी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए है, पीजीटी के लिए नहीं है। पीजीटी में जो है दोस्तों आपका बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी इस सिलेबस के अनुसार। तो आपको जो है वो टीजीटी में जो आपका सिलेबस है उसको मैं इसमें कवर करूंगा। इसके लिए शुल्क जो निर्धारित किया गया है दोस्तों वो आपका 1499 रुपए निर्धारित किया गया है। 1499 रुपए में टीजीटी में आपके जितने सिद्धांत दिए हुए हैं उन सारे सिद्धांत को पूरे डिटेल में, पूरे इत्मीनान से, कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग देखेंगे दोस्तों। और साथ ही जो आपके राजनीतिक चिंतक जो 11 दिए हुए हैं उन 11 चिंतकों को पूरे डिटेल में देखेंगे, उनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग जो है यदि इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप कल की क्लास में अवश्य भाग लीजिएगा। तो कल की क्लास में भाग लेने के लिए लाइव क्लास का लिंक आपको तभी मिल पाएगा दोस्तों जब आप 7007701847 इस नंबर पे अपने नाम के साथ लाइव क्लास लिख के और व्हाट्सएप कर देते हैं तो आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा लाइव क्लास का। लाइव क्लास जो है दोस्तों यूट्यूब पे नहीं होगी, एप्लीकेशन के माध्यम से होगी। आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो बात करेंगे इसके बाद जो हमारा सेशन होता है वो आपका ज्योग्राफी का सेशन होता है दोस्तों। आप सभी के लिए ज्योग्राफी का सेशन नियमित रूप से सुबह 8 बजे लेके उपस्थित मैं हो जाता हूँ। पिछले हफ्ते से जो है आपकी एक हफ्ते से क्लास ये पोस्टपोन चल रही थी, लेकिन अब ये आपकी क्लास जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। कल से आपको ज्योग्राफी की भी क्लास सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। तो जो लोग ज्योग्राफी विषय से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग सुबह 8 बजे हमारे साथ जुड़ के ज्योग्राफी के प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। चलिए दोस्तों सीधे चलेंगे अब अपने आज के सेशन के पहले प्रश्न पे। और पहला प्रश्न जो है दोस्तों वो कल के सेशन में मैंने आप लोगों को कराया था, लेकिन गलती से मैंने आप लोगों को इस प्रश्न की जो व्याख्या है वो गलत कर दी थी। तो आप लोग जो है विकल्प तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल सही बताया था दोस्तों, लेकिन इसकी व्याख्या जो है वो मैंने गलत की थी। इसकी वजह से भूल सुधार के रूप में आज दोबारा इस प्रश्न को मैं लेके उपस्थित हो गया हूं। जी सौरभ कुमार जी, पीजीटी के लिए नहीं है दोस्त। पीजीटी में आपके जो है वो कई सारी चीजें छूट जाएंगी। आपका इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो छूट जाएगा। आपका पब्लिक माफ करिएगा लोक प्रशासन जो है आपका छूट जाएगा। बाकी आपके टीजीटी के कुछ जो 4 अन्य और चिंतकों को आपको पढ़ना है, तो उसके लिए जो है अभी कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं। यदि आप जो है
टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और आपको सिर्फ जो है वो 11 चिंतक जो आपके पॉलिटिकल टीजीटी के सिलेबस में दिए हुए हैं और जो सिद्धांत आपके टीजीटी में के सिलेबस में दिया है वही मैं आपको अभी कराने के लिए कमिटमेंट कर रहा हूं। अभी पूरा कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैं सिर्फ टीजीटी की बात कर रहा हूं। चलिए, कल मैंने आप लोगों को ये प्रश्न कराया था दोस्तों, आप लोगों ने ए विकल्प का चुनाव भी किया था, मैक्सिमम लोगों ने ए विकल्प का चुनाव किया था। प्रश्न में समस्या कहाँ पे आ गई थी दोस्तों, मैंने प्रश्न को जो है वो अधूरा छोड़ के और मैं आगे बढ़ गया था और मैंने अज्यूम कर लिया था। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि आप लोग प्रश्न को पूरा पढ़ें, कभी भी जो है वो प्रश्न को अज्यूम ना करें। प्रश्न आपसे पूछा गया था प्रभाव की एक विशेषता नहीं है दोस्तों, आपसे प्रभाव की विशेषता नहीं है पूछा हुआ है, और मैंने आपको जो व्याख्या है वो उल्टी कर दी थी, मैंने है के लिए कर दी थी। तो आपका उत्तर जो होगा वो ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रभाव को जो है वो देखा जा सकता है, ऐसा नहीं है, प्रभाव को आप देख नहीं सकते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था, गलती से बता दिया था कि प्रभाव को देखा जा सकता है। प्रभाव जो होता है दोस्तों एक अमूर्त संज्ञा है प्रभाव, और इसको जो है आप देख नहीं सकते हैं, इसको महसूस किया जा सकता है। तो आप लोग जो है इसको ध्यान रखेंगे, प्रभाव को देखा नहीं जा सकता है, उसे महसूस किया जा सकता है, और इसमें जो है वो द्विसंबंध होता है, बिल्कुल द्विसंबंध होता है। बाकी ये 3 विकल्प आपके सही दिए हुए हैं, लेकिन प्रभाव को देखा नहीं जा सकता। आपके ऊपर किसी चीज का कितना प्रभाव पड़ा है, इसके लिए ना ही कोई वैज्ञानिक यंत्र है और ना ही मनुष्य की आंखों में इतनी क्षमता है कि उस प्रभाव को देखा जा सके। उस प्रभाव को सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो आप लोग इस प्रश्न में जो है वो ए विकल्प के साथ जाएंगे, आपका ए विकल्प ही सही होगा। कल भी मैंने आप लोगों को ए विकल्प बताया था, लेकिन गलती क्या हो गई थी कि मैंने आपको बता दिया था कि प्रभाव को देखा जा सकता है। नहीं दोस्तों, प्रभाव को देखा नहीं जा सकता है, प्रभाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाएंगे। प्रभाव जो है मूर्त वस्तु नहीं है, अमूर्त है, इसलिए इसको देखा नहीं जा सकता, इसको आप महसूस कर सकते हैं। चलिए, अब आज के सेशन के पहले प्रश्न पे आएंगे दोस्तों, और पहले प्रश्न को आप लोग सभी लोग पढ़ेंगे और उसके बाद उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, प्रश्न को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं जिससे आपको प्रश्न को पढ़ने में कोई किसी भी तरह की असुविधा ना हो। तो अब आप लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। स्टेटमेंट आपको दिया है दोस्तों, किसने कहा है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक से अच्छे प्रश्नों के समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों की अपेक्षा शीर्षक पर खेद होता है। आप लोग इस प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे दोस्तों, डेविड स्टर्न, आपका FW मैटलैंड, रॉबर्ट डहेल और जो है JR सीले। 4 विकल्प आपको दिया हुआ है, चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक अवश्य कर दें दोस्तों, वीडियो को लाइक और साथ में वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। आप सभी लोग अपने दोस्तों अपने मित्रों के साथ में आप लोग वीडियो को शेयर अवश्य करिए। लाइक करने में आपका जो है दोस्तों आपके अकाउंट बैलेंस से कहीं कोई पैसा नहीं कटने वाला है। आप लोग वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना दिखाया करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों सभी लोग। चलिए, तो इस प्रश्न में सभी लोगों का उत्तर जो है दोस्तों बी विकल्प के लिए आ रहा है। आपके मैटलैंड महोदय का कहना था दोस्तों कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक से अच्छे प्रश्नों के समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों की अपेक्षा जो है शीर्षक पर खेद होता है। ऐसा इन्होंने जो है दोस्तों क्यों कहा था, अब जो है थोड़ा सा हम लोग जो है समझ के चलेंगे, एक एक स्टेटमेंट को समझेंगे। बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी वाला काम जो है हफ्ते में 2 दिन हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग जो है वो आपके जिस दिन पेपर को देखेंगे उस दिन हम लोग तेजी से चलेंगे, लेकिन बाकी दिन हम लोग जो है वो समझने का भी प्रयास करेंगे। क्योंकि यदि किसी भी स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट को आप समझे रहेंगे कि किस अर्थ में ये स्टेटमेंट कहा गया है, तो आपको स्टेटमेंट भूलेगा नहीं। स्टेटमेंट सिर्फ पढ़ना नहीं है दोस्तों, स्टेटमेंट आपको याद रहे, आप परीक्षा में सही कर पाए, तभी आपको जो है वो सफलता मिलेगी। चलिए, तो आप सभी को पता है दोस्तों कि एक बात पे जो है राजनीति विज्ञान में बहस होती है कि राजनीति विज्ञान जो है विज्ञान है या नहीं है। तो आपके मैटलैंड महोदय का मानना यह था दोस्तों कि राजनीति विज्ञान जो है वो विज्ञान नहीं है, क्योंकि विज्ञान विषय के जो लक्षण होते हैं या विज्ञान की जो विषय वस्तु होती है उसको जो है वो राजनीति जो है वो परिपूर्ण नहीं करता है, उसको पूरा नहीं करता है। इसलिए इनका मानना था दोस्तों कि राजनीति में जो विज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया गया है, इसकी वजह से जब राजनीति विज्ञान के प्रश्नों को यदि मैं देखता हूं तो मुझे क्या होता है, इसके शीर्षक पे खेद होता है। इसमें विज्ञान की आवश्यकता नहीं है, राजनीति विज्ञान नहीं है। इस अर्थ में इन्होंने कहा था कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक से अच्छे प्रश्नों के समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों की अपेक्षा शीर्षक पर खेद होता है। शीर्षक पर खेद क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है वो विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है और मैटलैंड महोदय जो है वो राजनीति को विज्ञान नहीं मानते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन जो है वो राजनीति को विज्ञान नहीं मानता है,
उस अर्थ में आपको जो है मेटलैंड महोदय का भी चुनाव करना है। बाकी और कई सारे नाम हैं जो आपको जो है आपकी जो पॉलिटिकल थॉट की क्लास होगी उसमें आपको जो है पूरे डिटेल में बताऊंगा। इस प्रश्न में आपका बी विकल्प जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न आपको दिया है दोस्तों, किसने राजनीति विज्ञान की परिभाषा संभव की कला द आर्ट ऑफ द पॉसिबल के रूप में की है दोस्तों? किसने संभव की कला के रूप में राजनीति विज्ञान की परिभाषा दी है, या किसने कहा था दोस्तों कि राजनीति जो है वो संभव की कला है? नेपोलियन ने कहा था, बिस्मार्क ने कहा था, हिटलर ने कहा था, या आपके विल्सन ने कहा था? चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिए। आप सभी लोग 30 सेकंड का समय आप लोगों के पास है। चलिए, सभी लोगों का उत्तर तेजी से आना शुरू हो गया है दोस्तों। आप लोग बिस्मार्क की बात कर रहे हैं। चलिए, सभी लोग इसमें बिस्मार्क की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब राजनीति विज्ञान को हम लोग पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो उसमें हम लोगों ने 2-3 चीजों को देखा होगा। आप लोगों ने राजनीति विज्ञान की परंपरागत अवधारणा को देखा होगा और राजनीति विज्ञान की आधुनिक अवधारणा को देखा होगा। जब राजनीति विज्ञान की परंपरागत अवधारणा की बात की जाती है दोस्तों, तो राजनीति विज्ञान में क्या है, राज्य को और सरकार को जो है महत्व दिया जाता है, अधिकार को महत्व दिया जाता है, कर्तव्य को महत्व दिया जाता है। तो उसमें जो है इन्होंने कहा था, आपके बिस्मार्क महोदय ने कहा था दोस्तों कि व्यक्ति जो भी प्राप्त कर सकता है किसी दूसरे को हानि पहुंचाए बगैर, यानी किसी दूसरे को नुकसान भी ना हो और आप अपनी जो है वस्तु को प्राप्त कर लें, तो वो जो है वो सारी चीजें आपके राजनीति के अंतर्गत आती हैं। तो बिस्मार्क महोदय का मानना था कि राजनीति जो है वो संभव की कला है, अर्थात जो संभव है वो जो है वो आपकी राजनीति है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने परिवार में हैं, आपके परिवार की एक निश्चित आयु है, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपके जो है परिवार की आयु है और परिवार में 4 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं दोस्तों, और एक व्यक्ति चाहता है आईफोन लेना, तो एक व्यक्ति जो है आईफोन ले लेता है तो 1 लाख रुपए का आईफोन एक ही व्यक्ति के पास हो जाएगा। इनका कहना था दोस्तों कि राजनीति ये नहीं है, राजनीति का मतलब ये है कि इन चारों को जो है वो 25-25 हजार रुपए का यदि फोन दे दिया जाए तो सब में जो होगा वो समान बंटवारा होगा। इसलिए इन्होंने कहा था कि जो संभव हो, सबके लिए जहां पे संभव हो उसी को जो है वो राजनीति कहा जाएगा, प्राप्त करने के संदर्भ में इन्होंने कहा था। तो आपका उत्तर बिस्मार्क के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी लाभ राज्य के द्वारा राज्य में या जो है वो आपके किसी राज्य में उपलब्ध हैं, वो सभी लाभ सभी व्यक्ति को समान मात्रा में प्राप्त हो सके, इसके अर्थ में इन्होंने कहा था कि राजनीति जो है वो संभव की कला है। आपका उत्तर इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए बिस्मार्क के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है दोस्तों कि राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच आप लोगों को बताना है किसका स्टेटमेंट है। जे ब्राइस का है, पी जने का है, आपके टॉकविल का है, या आपके आइवर ब्राउन का है। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिएगा। चलिए, गुड इवनिंग सुरभि जी। आप सभी लोगों से निवेदन है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करने में आप लोग बिल्कुल कंजूसी ना दिखाएं। वीडियो को आप सभी लोग लाइक करिए दोस्तों। जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, कम से कम उतने लोग आप लोग वीडियो को लाइक तो कर दीजिए एक बार। चलेंगे। राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, किसने कहा है दोस्तों? सभी लोग उत्तर करेंगे। चलें, मैक्सिमम लोगों का उत्तर जो है जे ब्राइस के लिए आ रहा है। आप लोगों का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राजनीति विज्ञान का संबंध जो है वो इतिहास से स्थापित करते हुए आपके जे ब्राइस महोदय का मानना था दोस्तों कि राजनीति विज्ञान जो है वो आपके इतिहास एवं राजनीति के जो है बीच स्थित है। राजनीति शास्त्र जो है वो आपका स्थित है। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में जे ब्राइस के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। राजनीति और इतिहास के संबंध को स्पष्ट करते हुए इन्होंने आपके इस स्टेटमेंट का प्रयोग किया है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से, एक का लेना कीमतों से है तो दूसरे का मूल्य से। यह कथन किसका है दोस्तों? आप लोगों को बताना है। आपको हेलोवेल दिया हुआ है, आई ब्राउन दिया है, गिलक्राइस्ट दिया है और इनमें से कोई नहीं। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करके तेजी से आप सभी लोग उत्तर कर दीजिए दोस्तों। चलें, सभी लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से, एक का लेना कीमतों से तो दूसरे का जो है वो मूल्य से है। आप लोग उत्तर करेंगे। चलेंगे, सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। ए विकल्प के लिए, सी विकल्प के लिए कई सारे विकल्प आप लोगों के आ रहे हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, तो जो लोग इसमें जो है गिलक्राइस्ट महोदय की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसको समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा दोस्तों, तब ये स्टेटमेंट आपको समझ में भी आएगा और आपको हमेशा याद भी रहेगा। इसमें कहा गया दोस्तों अर्थशास्त्र का संबंध जो है वो वस्तुओं से है, जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से है। एक का संबंध जो है वो कीमत से है, यानी अर्थशास्त्र का संबंध कीमत से है, और जो आपका राजनीति शास्त्र है इसका जो है व्यक्ति के मूल्यों से है। ये क्यों कहा गया दोस्तों, क्यों कहा था आपके गिलक्राइस्ट महोदय ने? ये कहा था दोस्तों आपके राजनीति शास्त्र के संबंध को आपके अर्थशास्त्र से अलग करते हुए, राजनीति शास्त्र और आपका अर्थशास्त्र दोनों अलग अलग विषय है, इस बात को करते हुए इन्होंने कहा था। अब क्यों कहा था? यदि आपने राजनीति की मार्क्सवादी अवधारणा पढ़ी हो दोस्तों, तो राजनीति की मार्क्सवादी अवधारणा में कहा गया है कि राजनीति जो है वो दोस्तों पूर्ण रूप से आर्थिक क्रियाओं पे जो है वो डिपेंड करती है, क्योंकि आपके मार्क्सवादियों का मानना था कि जो पूंजीपति वर्ग है दोस्तों वो क्या करता है, धन का संचय करता है, और वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो है वो आपके मजदूर वर्ग हैं या जो निचले तबके के जो लोग हैं उनका उपयोग करता है। तो इन्होंने कहा था दोस्तों, मार्क्सवादियों का मानना था कि राजनीति और अर्थशास्त्र जो है वो दोनों एक ही है, यानी दोनों को मिलाने का प्रयास किया था मार्क्सवादियों ने। उनका मानना था कि राजनीति और आपके अर्थशास्त्र को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, दोनों एक ही साथ चलेंगी। लेकिन आपके गिलक्राइस्ट महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया कि जो राजनीति शास्त्र है दोस्तों इसका मूल्य से संबंध है, और अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो आपके कीमतों से है, वस्तुओं से है। तो आप लोग इसमें सी विकल्प को ध्यान रखेंगे। मार्क्सवादी अवधारणा को जब राजनीति के आप लोग पढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट आपको वहां पे देखने को मिलेगा। आपका उत्तर इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। आपसे पूछा गया है दोस्तों, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य के साथ प्रारंभ किसने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है? आप लोगों को बताना है। स्टेटमेंट थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है। जो सही स्टेटमेंट है वो ये है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत जो है वो राज्य के साथ होता है। आप लोग उत्तर करेंगे। चलेंगे, इस प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे सभी लोग। गार्नर, ढाल, गैरिस और हेराल्ड लासवेल आपको विकल्प में दिया हुआ है। चलेंगे, चले सभी लोग उत्तर करेंगे। बिल्कुल, तो सभी लोग जो है इस प्रश्न में गार्नर की बात कर रहे हैं दोस्तों। जो लोग गार्नर की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके गार्नर महोदय का मानना था दोस्तों कि राजनीति विज्ञान जो है वो राजनीति विज्ञान की शुरुआत जो होती है वो राज्य के साथ होती है, और अंत भी जो है वो राज्य के साथ हो जाता है। आप सभी लोग जो है राजनीति की जब परंपरागत अवधारणा को पढ़ेंगे दोस्तों, तो राजनीति की परंपरागत अवधारणा में 3 चीजें महत्वपूर्ण है। पहली जो है वो राजनीति की परंपरागत अवधारणा में जो कुछ चिंतक हैं वो आपके राजनीति को जो है वो राज्य का अध्ययन मानते हैं, राज्य का अध्ययन मानते हैं। दूसरा वर्ग जो है दोस्तों वो सरकार का अध्ययन मानता है। जब राजनीति की परंपरागत अवधारणा को पढ़ेंगे तो एक वर्ग जो है वो राजनीति क्या है इस बात का जवाब देते हुए ये लोग कहेंगे कि राजनीति जो है वो राज्य की गतिविधियों का अध्ययन है। दूसरा वर्ग कहेगा दोस्तों कि राजनीति सरकार की गतिविधियों का अध्ययन है। एक तीसरा वर्ग आएगा दोस्तों जो ये कहेगा कि राजनीति जो है वो आपके राज्य और सरकार दोनों की गतिविधियों का अध्ययन है। तो इसमें जो है स्टेटमेंट आपके गार्नर महोदय जो है वो राजनीति विज्ञान के राज्य में राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु जो है वो राज्य को मानते हैं, और उसी संदर्भ में इन्होंने कहा था दोस्तों कि राजनीति विज्ञान का जो प्रारंभ होता है वो आपके राज्य के साथ होता है, और उसका अंत भी जो होता है वो राज्य के साथ आता है। तो परंपरागत अवधारणा का समर्थन करते हुए या परंपरागत अवधारणा के अंतर्गत जो है राज्य को केंद्र में रखते हुए दोस्तों आपके गार्नर महोदय का ये स्टेटमेंट प्रयोग किया जाता है। उत्तर आपका ए विकल्प के लिए सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। तेजी से आप लोग इस प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे दोस्तों। किसका स्टेटमेंट है? गार्नर का, लास्की का, गिलक्राइस्ट का या पॉल जैनेट का? चारों में से किसी एक का चुनाव करके तेजी से उत्तर कर दीजिए दोस्तों। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है। चलें, आप सभी से एक बार फिर से मेरा विनम्र निवेदन है दोस्तों कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने सारे हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। चलेंगे।
चलिए, तो जो लोग इसमें पाल जैनेट की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी पिछले प्रश्न में मैं आप लोगों को बता रहा था कि राजनीति विज्ञान की जो परंपरागत अवधारणा है उसमें 3 चीजों को जो है वो महत्वपूर्ण माना गया है, आपके राज्य को, सरकार को और राज्य और सरकार दोनों को। कुछ लोग जो है वो ये मानते हैं कि राजनीति जो है वो राज्य का अध्ययन है, राज्य से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन है। कुछ लोग सरकार से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन मानते हैं और कुछ लोग जो है राज्य और सरकार दोनों से संबंधित गतिविधि का अध्ययन मानते हैं। तो पाल जैनेट महोदय जो है दोस्तों, इनका मानना है कि राजनीति जो है वो आपके राज्य व सरकार, राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन है। इसमें जो है दोस्तों इनका कहना है, इसके संदर्भ में इस बात को स्पष्ट करते हुए इन्होंने कहा था कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों की बात करता है। राज्य के आधारभूत तत्व क्या होते हैं दोस्तों? राज्य के 4 आधारभूत तत्व बताए गए हैं आपको। मैंने भी कई बार आपको बताया है कि राज्य के जो 4 तत्व हैं उसमें आपका जनसंख्या आता है, भूभाग आता है, सरकार आती है और उसमें जो है आपकी संप्रभुता आती है। साथ में सिद्धांत की बात करेंगे दोस्तों। शासन सिद्धांत की जब बात की जाती है तो शासन सिद्धांत का शासन कौन करेगा? शासन करेगी आपकी सरकार, और सरकार के द्वारा शासन करने का की जो विधि है उसी को सिद्धांत कहा जाएगा। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे कि पाल जैनेट महोदय जो है वो राज्य और सरकार दोनों का समर्थन करते हैं। इनका मानना है कि राजनीति विज्ञान जो है वो राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है, न ही सिर्फ राज्य का अध्ययन और न ही सिर्फ सरकार का अध्ययन। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि किसने माना है कि राजनीति जो है राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन मानता है कि राजनीति जो है वो राज्य का अध्ययन है, कौन मानता है कि राजनीति आपके सरकार का अध्ययन है। तो यदि इन सारी चीजों को आप क्लियर करते हुए नहीं चलेंगे तो आप अपने पूरे टॉपिक को क्लियर नहीं कर रहे हैं। आप आधी अधूरी चीजों को जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछ ली गई हैं उनको आप आगे लेके चल रहे हैं। आपका उत्तर डी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि स्वतंत्रता के बाद जिला अधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी की भूमिका में किन कारणों से परिवर्तन हुआ है। राजनीतिक जागरण की वजह से परिवर्तन हुआ है, या आपके जनसंचार की भूमिका की वजह से परिवर्तन हुआ है, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की वजह से, या आवधिक चुनाव की वजह से। किसकी वजह से आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम के जो भूमिका है उसमें परिवर्तन आपको आया है स्वतंत्रता के बाद? आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। सभी लोगों का सी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है, जब तक आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करेंगे तब तक मैं आप लोगों को कहता रहूंगा। दोस्तों व्याख्या यदि कर रहा हूं तो आपको जो है यदि बोरिंग ना लग रही हो तो आप लोग बता दें व्याख्या आप लोगों के लिए जरूरी है या नहीं। मैं दोनों में कंफर्टेबल हूं। आप लोग चाहेंगे तो व्याख्या करूंगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं करूंगा। यदि आपको लग रहा हो कि समय ज्यादा बर्बाद हो रहा है तो मैं व्याख्या को छोड़ भी सकता हूं। चलिए, तो आपका उत्तर इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए। जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ दोस्तों? भारत में जब 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें जो है वो आपके ग्राम पंचायतों की बात की गई, नगर पालिकाओं की बात की गई। तो जब ग्राम पंचायत और नगर पालिका अस्तित्व में आई, शक्तियों का जब विकेंद्रीकरण हुआ दोस्तों, तो उसमें जो है वो जिले में ये दोनों संस्थाएं जो थी 73वें 74वें संविधान संशोधन की वजह से जो संस्थाएं आपकी जन्म ली हुई हैं, जिसको आप ग्राम पंचायत कहते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है उसको आप लोग मानते हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों लागू कहाँ पे होती है? एक जिले के अंदर जो है। प्रत्येक जिले की अपनी अलग अलग पंचायत होती है, नगर पंचायत होती है, हर जिले में हर गांव का एक पंचायत होता है, आप सभी को पता होगा। तो जैसे ही ये आपके त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई दोस्तों, चूंकि जिले का मुखिया जो होता है वो आपका जिलाधिकारी होता है, तो इसकी जो है वो भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उत्तर आप लोगों का सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग इसमें सी विकल्प की बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। किसने कहा है दोस्तों? गार्नर ने कहा है, डिमॉक ने कहा है, गिलक्राइस्ट ने, या सीले ने? चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करने का आप सभी लोग प्रयास करिए दोस्तों। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। सभी लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए, तेजी से करेंगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया। आप लोगों का उत्तर जो है, कुछ लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं, सी विकल्प के लिए उत्तर आना शुरू हो गया है आप लोगों का। गार्नर, डिमॉक, गिलक्राइस्ट और सीले में से किसी एक का चुनाव करिए।
चलें बिल्कुल। चले दोस्तों, तो आप लोग इस प्रश्न में जो है वो दिमाग महोदय का चुनाव करिएगा। आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके राज्य तथा उसके साधन सरकार की बात करते हैं दिमाग महोदय। तो पहले से बताते आ रहा हूं, चूंकि टॉपिक वाइज इसीलिए करा रहा हूं दोस्तों कि एक टॉपिक के आपके कॉन्सेप्ट को कम से कम क्लियर कर दूं। मेरा उद्देश्य आपको सिलेक्शन दिलाना है दोस्तों, तो आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो, ये मेरा उद्देश्य है। तो दिमाग महोदय जो है दोस्तों, आपके जब परंपरागत अवधारणा की बात की जाती है तो उसमें राज्य और सरकार दोनों के समर्थक हैं। अर्थात इनका मानना था दोस्तों कि राजनीति विज्ञान जो है राज्य और सरकार दोनों की गतिविधियों का अध्ययन है। उसको स्पष्ट करते हुए इन्होंने जो अपनी सारगर्भित परिभाषा दी, इन्होंने उसमें कहा था दोस्तों कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। राज्य को जो है दोस्तों क्या मानते हैं, राज्य को केंद्र में रख के ये कहते हैं कि राज्य का साधन क्या है, सरकार है। जैसे जो दोस्तों किसी भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए एक साधन की आवश्यकता होती है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य है सफलता प्राप्त करना, नौकरी पाना। उसमें साधन क्या है दोस्तों, साधन है आपकी पुस्तकें, साधन है आपकी पढ़ाई। तो आप जिन साधनों का प्रयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, उसी को जो है वो साधन कहा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपके दिमाग महोदय का मानना था दोस्तों कि राज्य का जो अंतिम लक्ष्य है वो प्राप्त करने के लिए किस चीज की जरूरत है, सरकार की जरूरत है। और सरकार किस रूप में कार्य करेगी राज्य में, राज्य के साधन के रूप में। सरकार का साधन जो है वो किस प्रकार का साधन है, वो आपके राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त कराने वाला साधन है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपके दिमाग महोदय का मानना है कि जो सरकार है वो राज्य का साधन है। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए किसी परीक्षा में या आपके टीजीटी की परीक्षा में कि किसने जो है वो सरकार को साधन स्वीकार किया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि दिमाग महोदय जो है वो सरकार को साधन स्वीकार करते हैं। बी विकल्प आपका जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है कि निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों इस प्रश्न के लिए, किसने जो है वो राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में जो है वो परिभाषित किया। आप सभी लोग उत्तर करेंगे। चलिए रोहित जी नमस्कार। चलें सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों इस प्रश्न के लिए। चलें तेजी से उत्तर करें। राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है दोस्तों। चले बहुत ही बढ़िया। चलिए तो जो लोग इसमें दोस्तों कैटलिन की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा वो सही हो जाएगा। राजनीति विज्ञान को जो है वो शक्ति का विज्ञान ये मानते हैं दोस्तों कि चूंकि राजनीति में शक्ति का प्रयोग होता है, किस तरह की शक्ति का, नियंत्रण शक्ति का, प्रभुत्व का, संप्रभुता का प्रयोग होता है, इसलिए इनका मानना था दोस्तों यदि आप जब आप राजनीति का शक्ति सिद्धांत या राज्य का जब शक्ति सिद्धांत आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको जो है कैटलिन की ये परिभाषा देखने को मिलेगी कि राजनीति जो है वो शक्ति का विज्ञान है। यानी शक्ति के माध्यम से जो है दोस्तों क्या किया जाता है, राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ये आपके कैटलिन महोदय ने कहा था दोस्तों। इनकी एक बड़ी ही फेमस पुस्तक है, आप लोग यदि नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं, द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो है कैटलिन की पुस्तक है, जिसमें इन्होंने कहा था दोस्तों कि राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है इन्होंने। आप लोग ध्यान रखेंगे, राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में कैटलिन महोदय ने द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस में जो है वो परिभाषित किया है। आपका उत्तर सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। पुस्तकें दोस्तों आप सभी को बता दूं, बार बार कहता आया हूं, शुरू से कहता आया हूं, एक बार फिर से कह रहा हूं कि आप लोग स्टेटमेंट और पुस्तकों की लिस्ट बना लीजिए। आपके पास स्टेटमेंट और पुस्तकों का लिस्ट होना चाहिए। उस लिस्ट को हर 5-10 दिन, हफ्ते में कम से कम एक बार यदि उस लिस्ट को आप रिवाइज नहीं करते हैं तो आपका जो परीक्षा में जब आपके सामने प्रश्न आएगा दोस्तों तो आपका उत्तर जो होगा वो गलत हो जाएगा। चलिए अंकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपको पसंद आ रहा है तो। अगले प्रश्न पे चलेंगे। आपको दिया है दोस्तों किस विचारक का संबंध जो है वो राजनीतिक पतन शब्द के साथ है। राजनीतिक पतन शब्द के साथ जो है वो संबंध किसका है, डेविड स्टर्न, हटिंगटन, डेविड एप्टर और पावेल, चारों में से किसी एक का चुनाव करिएगा। तेजी से उत्तर करिएगा, सभी लोग करेंगे दोस्तों।
आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और संभव हो सके तो आप लोग जो है वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर करने का प्रयास करिए। सभी लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए दोस्तों। राजनीतिक पतन शब्द के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है, अर्थात राजनीतिक पतन का जो है वो प्रयोग किसने किया था दोस्तों, राजनीति के पतन के सिद्धांत की बात किसने की थी। आप सभी लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलेंगे चलिए, तो राजनीति का पतन होता है दोस्तों, ये मानना था आपके हंटिंगटन महोदय का। राजनीति के पतन की बात इन्होंने की थी, इसलिए इनका नाम जो है वो राजनीतिक पतन के साथ जुड़ा हुआ है। डेविड स्टर्न महोदय की यदि हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो है वो राजनीतिक संकल्पना के ह्रास की बात करते हैं, यानी राजनीतिक सिद्धांतों के ह्रास। राजनीतिक पतन और राजनीतिक सिद्धांतों का ह्रास, आप लोग दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। डेविड स्टर्न महोदय जो है वो सिद्धांतों के ह्रास की बात करते हैं, लेकिन हंटिंगटन महोदय जो है वो राजनीतिक पतन की बात करते हैं। वहीं जब हम लोग दोस्तों आपके एप्टर महोदय की बात करते हैं तो राजनीति के आधुनिकीकरण की बात आपके एप्टर महोदय के द्वारा की गई है। आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। राजनीति के आधुनिकीकरण की बात जो है वो आपके डेविड एप्टर महोदय ने की थी दोस्तों। आपके राजनीतिक सिद्धांतों के पतन की जो बात की थी, यानी ह्रास की जो बात की थी, वो आपके सिद्धांतों के ह्रास की बात आपके जो है स्टर्न महोदय ने की है। राजनीतिक पतन की बात जो है वो आपके हंटिंगटन महोदय ने की है दोस्तों। और पावेल महोदय की यदि आप बात करेंगे तो आपके जो है प्रकार्यात्मक सिद्धांत या राजनीतिक संस्कृति, तो आप लोग इनके लिए जो है राजनीतिक संस्कृति शब्द नोट कर लीजिए। राजनैतिक संस्कृति, ये आपसे सारे शब्द जो है वो पूछे जा सकते हैं किसी भी एक बार परीक्षा में। राजनीतिक पतन पूछा गया है तो हो सकता है कि आपके राजनीतिक संस्कृति से किसका नाम जुड़ा है पूछ ले, राजनीति के आधुनिकीकरण से किसका नाम है पूछ ले, राजनीतिक सिद्धांतों के ह्रास से किसका नाम जुड़ा है पूछ ले। तो आप लोग सबको तैयार रखेंगे दोस्तों, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर पे जो है वो डिपेंड नहीं रहेंगे। प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर को करने का मतलब तब है दोस्त जब आप उस पूरे पेपर को पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर पाए, एक एक विकल्प को जो है वो अच्छे से आप समझ पाए, कर पाए। तो आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। आपके राजनीतिक पतन शब्द का प्रयोग जो किया था वो हंटिंगटन महोदय ने किया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है दोस्तों, निम्न में से कौन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है। राजनीति के क्लासिकल थियरी की बात किसने की थी दोस्तों, आपके रॉबर्ट डहल, पीटर लासलेट, दांते जार्मिनो और आपके डेविड स्टर्न। चारों में से क्लासिकल थियरी की बात किसके द्वारा की गई है दोस्तों, सभी लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलें, सभी लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए दोस्तों। चलें, तो सभी लोगों का उत्तर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं इस प्रश्न में सी विकल्प की बात कर रहे हैं, दांते जर्मिनो की बात कर रहे हैं। तो क्लासिकल थियरी जो है दोस्तों आपके दांते जर्मिनो के द्वारा जो है इसके समर्थक माने जाते हैं आपके। तो आप लोग इस प्रश्न में जो है वो ध्यान रखिएगा, क्लासिकल थियरी आप लोगों को क्लास में पूरे डिटेल में बताऊंगा। चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। जी नहीं, डहल का नहीं है विनय जी, आप जो है दांते के साथ जाइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियोरी के लेखक है दोस्तों। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी आप लोगों को बताना है, राजनीतिक सिद्धांतों का ह्रास। आप सभी लोग उत्तर करेंगे। एप्टर, स्टर्न, लियो स्ट्रास और कोबा, चारों में से जो है किसी एक का चुनाव करिए तेजी से। सभी लोग उत्तर करेंगे। पीछे जो मैंने आपको चार शब्द बताए थे दोस्तों, उन सब एक एक शब्द पे जो है वो किताब लिखी गई है, इसलिए वो शब्द आपसे पूछ लिया जाता है कि किसका संबंध है। यदि कॉन्टेक्स्ट आप लोग जब तक नहीं समझे रहेंगे तब तक जो है आपको रटना पड़ेगा। जब कॉन्टेक्स्ट समझ के किसी चीज को पढ़ेंगे, उसके संबंध को समझ के यदि पढ़ेंगे तो आपको कम से कम चीजों को रटना पड़ेगा।
चलिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था दोस्तों कि जब सिद्धांतों के हरासमेंट की बात पूछी जाए या सिद्धांतों के हरास की बात पूछी जाए तो आप डेविड स्टर्न का चुनाव करिएगा। और डेविड स्टर्न महोदय ने जो पुस्तक लिखी है दोस्तों, उसका नाम ही है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी या आपके राजनीतिक सिद्धांतों का हरास। तो आप सभी का उत्तर इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। कहीं पे सोचना नहीं है, प्रश्न ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग जो है वो बी विकल्प के साथ ही जाइएगा। जो लोग इसमें बी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सेकंड माफ करिएगा, प्रश्न गलत हो रहा है। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी पुस्तक पूछी है दोस्तों, तो ये डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी जो है वो कोबा की पुस्तक है, डेविड स्टर्न की नहीं है, कोबा की पुस्तक है दोस्तों। डेविड स्टर्न महोदय ने जो है वो राजनीतिक सिद्धांत के हरास की बात की है, न कि ये पुस्तक लिखी थी। कोबा महोदय ने जो है वो बात की थी। दोनों लोग एक ही बात का समर्थन करते हैं, लेकिन पुस्तक यदि आपसे पूछा जाए, माफी चाहता हूं आप सभी लोगों से, मैंने आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। तो जो लोग कोबा की बात कर रहे थे उन सभी का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी जो है 1953 में अल्फ्रेड कोबा के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। आप लोग ध्यान रखेंगे 1953 में ये कोबा महोदय के द्वारा लिखी गई है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। हमसे गलती हुई है, क्षमा प्रार्थी हूँ इस चीज के लिए। आपके डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी की पुस्तक जो है कोबा महोदय ने 1953 में लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैं। किसने लिखा था ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स दोस्तों? आपको लाई ब्राइस दिया हुआ है, हरमन फाइनर दिया है, ऑस्टिन दिया है, लास्की दिया है। चारों में से किसी एक का चुनाव कर लीजिए और तेजी से उत्तर करिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए आप लोग। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं, ये मेरी कंप्लेन है आप लोगों से। मैं आप लोगों के लिए नियमित रूप से उपस्थित होता हूं हर तरीके की। आज जो है वो संडे को मैं क्लास नहीं ले रहा था, मैं संडे को पिछले कुछ दिनों से क्लास को बंद रख रहा था, लेकिन आप लोगों ने कल कहा तो मैं आपके आदेश को मैंने जो है वो सराखों पे रखा। संडे को भी मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके उपस्थित हो गया। तो थोड़ा सा मेरे लिए आप लोग भी जो है वो एफर्ट लगाइए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। चलिए, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लिए आप लोगों का उत्तर आना चाहिए दोस्तों। चलिए, तो बहुत ही आसान है, कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है। लास्की की पुस्तक है दोस्तों ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। चलेंगे, राजनीति विज्ञान का व्याकरण। आप लोग दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, कई बार जो है मैंने देखा है टीजीटी के पेपर में, पीजीटी के पेपर में, कि आपकी जो पुस्तकें हैं उनका नाम हिंदी में जो है पूछ लेता है। तो आप लोग यदि इंग्लिश में नाम पढ़ें तो वहीं जो है ब्रैकेट में हिंदी में लिख लें। यदि किसी पुस्तक का नाम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख लें, क्योंकि आप पुस्तक का नाम याद किए हुए हैं, उसके बाद भी यदि आपसे प्रश्न गलत हो जाए तो ये ठीक नहीं है। तो हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों देखेंगे। आपके जो है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स या जो है वो राजनीति का व्याकरण पुस्तक जो है वो हेराल्ड लास्की के द्वारा लिखी गई है। आप लोगों से कल एक प्रश्न मैंने आप लोगों को कराया था, 2010 के पेपर में पूछा हुआ था, जिसमें मैंने आपको प्रश्न कराया था कि आपसे पूछा था कि सामाजिक संविदा किसने लिखी है। सामाजिक संविदा कोई पुस्तक ही नहीं है दोस्तों, पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन परीक्षक जो है वो आपके आयोग के द्वारा प्रश्नों को ट्रांसलेट कर दिया जाता है। जब ट्रांसलेट करते हैं तो पुस्तक का नाम भी जो होगा वो ट्रांसलेट हो जाएगा। तो ट्रांसलेशन की वजह से आपके प्रश्न गलत ना हो, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, और वो प्रश्न जो आपका तैयार है और उसके बाद भी गलत हो जाए तो आप जो है ये ठीक नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। रूसो महोदय की पुस्तक है, बिल्कुल जो है वो आप लोगों का उत्तर आया है। संतोष जी बात कर रहे हैं। मैं बताने का प्रयास बस ये कर रहा हूं कि नाम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में याद करिएगा। चलिए, इंग्लिश में रहता है, मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग जो है वो इंग्लिश में नहीं पढ़ पाते हैं, इंग्लिश से दूर भागते हैं, तो आप जो है वहीं लिख लेंगे। यदि आप यहीं पे जो है वो राजनीति का व्याकरण लिख लेते हैं तो क्या समस्या हो जाएगी। यदि इंग्लिश वर्जन पढ़ सकते हैं तब तो कोई समस्या ही नहीं है। जिन लोगों को इंग्लिश वर्जन जो है पढ़ने में असुविधा ना हो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप लोग पढ़िएगा जरूर। यदि आप या तो आप लिख लीजिए और नहीं तो इंग्लिश वर्जन पढ़िए। चलिए, मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों के शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है दोस्तों? आप सभी लोग उत्तर करेंगे। गार्नर, सीले, रॉबर्ट डहेल और गैटिल। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलिए, समय आपका शुरू हो गया है दोस्तों।
चलें, सब लोग उत्तर करेंगे तेजी से। मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा जो है सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? आप लोग यदि इसमें रॉबर्ट डहल की बात कर रहे हैं तो आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को ध्यान दिला दूं कि राजनीति की जो दो अवधारणाएं आप लोग पढ़ते हैं, परंपरागत अवधारणा और आधुनिक अवधारणा। जब आधुनिक अवधारणा, परंपरागत अवधारणा में राज्य और सरकार दोनों की गतिविधियों का अध्ययन जो है वो राजनीति को माना जाता है। जब वहीं हम परंपरागत अवधारणा को छोड़ के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि परंपरागत अवधारणा और जो आपकी आधुनिक अवधारणा है उसमें जो बाउंड्री है वो आपका द्वितीय विश्व युद्ध है। द्वितीय विश्व युद्ध तक जो है वो परंपरागत अवधारणा का बोलबाला रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है विश्व राजनीति में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और उसकी वजह से आपके राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र भी जो होगा वो क्या होगा, परिवर्तित होगा। और उसमें जो है दोस्तों आपके, चूंकि आपकी परंपरागत अवधारणा में व्यक्ति की बात की जा रही थी, व्यक्ति के कार्यों की बात की जा रही थी, राज्य की बात की जा रही थी, सरकार की बात की जा रही थी, राज्य और सरकार दोनों की बात की जा रही थी। लेकिन जब आधुनिक अवधारणा को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसके मूल में आप लोगों को, यदि आपने पूरा टॉपिक पढ़ा होगा, तो अब यहाँ पे जो है दोस्तों व्यक्ति की बात नहीं की जाएगी, व्यक्ति के सामूहिक जो है वो गतिविधियों की बात की जाती है आधुनिक अवधारणा में। तो सामूहिकता की भावना आपको आधुनिक अवधारणा के केंद्र बिंदु में देखने को मिलेगा। और उसी बात को स्पष्ट करते हुए इन्होंने जो है वो कहा था, मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में जो है शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। तो ये सारी चीजें जब सामूहिक रूप से जुड़ती हैं तो आपके जो है वो आधुनिक अवधारणा का निर्माण होता है। और रॉबर्ट डहल महोदय जो है वो आधुनिक राजनीतिक चिंतन में के संदर्भ में इस स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया? आप लोगों को उत्तर करना है 1948, 1949, 1950 और 1951। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? सब लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलिए, कुछ लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं। चलो, बहुत ही बढ़िया। चलें, तो जो लोग 1948 की बात करेंगे, ए विकल्प का जो लोग चुनाव करेंगे उनका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको बता रहा था अभी किस चीज के बारे में, पिछले प्रश्न में ही बता रहा था, आपकी परंपरागत अवधारणा, आधुनिक अवधारणा, दोनों अवधारणाओं के द्वारा जो है वो राजनीति का विषय क्षेत्र जो है वो निर्धारित किया गया। लेकिन जो है दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अन्य कई सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। आप लोगों ने यदि किताब पढ़ना शुरू कर दिया होगा, यदि आपने पढ़ा होगा तो आपने वहां पे पढ़ा होगा कि इस चीज को लेके काफी जो है वो सभी विद्वान एकमत नहीं हो पाए हैं। तो जब सभी विद्वान एकमत नहीं थे, ऐसी स्थिति में जो है दोस्तों यूनेस्को ने, चूंकि यूनेस्को जो है दोस्तों एक संस्था है जो पूरे विश्व की राजनीतिक व्यवस्था पे जो है वो आप कह सकते हैं कि यूनेस्को जो है वो पूरे विश्व के द्वारा मान्यता प्राप्त एक संस्था है। तो इन्होंने प्रयास किया कि हम बता दें कि राजनीति क्या है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो है कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो आपको तीन चीजें पढ़नी है, एक आपको राजनीति की परंपरागत अवधारणा पढ़नी है, एक आपको राजनीति की आधुनिक अवधारणा पढ़नी है, और आपको एक राजनीति का यूनेस्को का जो विचार है उसको पढ़ना है। तीनों के अंतर को आप लोग स्पष्ट यदि कर लेते हैं तो आपका प्रश्न जो होगा इस टॉपिक से कभी गलत नहीं होगा। जब यूनेस्को जो है 1948 में राजनीति का विषय क्षेत्र निर्धारित करता है दोस्तों, तो ये जो है वो चार महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करता है। मैंने आपको परंपरागत अवधारणा के बिंदुओं को बता दिया है, आधुनिक अवधारणा के बिंदुओं को बता दिया है, और आपके जो है वो अब इसको भी क्लियर कर देता हूं तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आपके यूनेस्को के द्वारा जो माना गया दोस्तों, ये राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो है वो सबसे पहले आपका राजनीतिक सिद्धांत आएगा। आपको राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना है, इनका जो है वो पहला बिंदु था। दूसरे बिंदु की यदि हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो दूसरे बिंदु में इन्होंने कहा था कि इसमें आपको राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करना है।
राजनीतिक संस्थाओं का जो है आपको अध्ययन करना है दोस्तों। उसके बाद आपके राजनीतिक दलों का अध्ययन करना है, राजनीतिक दलों का अध्ययन करना है दोस्तों। और चौथा और अंतिम जो इन्होंने बताया था वो बताया था अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय संबंध का अध्ययन करना है। तो इन्होंने चूंकि आपके प्रारंभिक जब हम आपके परंपरागत अवधारणा की बात करते हैं तो उसमें राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु क्या क्या रहा है, राज्य रहा है, सरकार रही है, राज्य और सरकार दोनों रहा है ये। उसके बाद से जब हम आधुनिक अवधारणा की बात करते हैं तो उसमें जो है वो व्यक्ति की सामूहिक क्रिया केंद्र में आती है। और वहीं जब यूनेस्को अपना क्षेत्र निर्धारित करता है राजनीति का तो ये कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक दल और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन को जो है वो राजनीति कहा जाएगा। आप लोगों का उत्तर जो होगा इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए सही होगा, जो लोग ए विकल्प की बात करेंगे। चलिए, प्रियंका जी पूछ रही हैं सर टीजीटी के लिए बुक बता दीजिए बायोलॉजी की। प्रियंका जी, मेरा विषय जो है वो बायोलॉजी नहीं है और मैं जिस विषय का ज्ञाता नहीं हूँ या जिस विषय के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ज्ञाता तो कोई भी किसी भी विषय का नहीं हो सकता है, लेकिन जिस विषय के बारे में मुझे जानकारी नहीं है उसके बारे में मैं आपको जानकारी नहीं दे सकता। माफी चाहूंगा आपसे, आपके प्रश्न का जवाब देने में असमर्थ हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। चलिए, राजनीति शास्त्र का पिता किसे माना जाता है? सुकरात को माना जाता है, अरस्तु को, चाणक्य को या कार्ल मार्क्स को? चारों में से किसी एक का चुनाव करिएगा, तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलें, सब लोग उत्तर करेंगे इसके लिए। दोस्तों वीडियो को यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नियमित रूप से आप लोगों के लिए जो है प्रश्नों का संग्रह लेके उपस्थित होता हूँ टीजीटी पीजीटी के लिए। चलिए, सब लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलें, चलें, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं दोस्तों? तो सब लोग बात कर रहे हैं किसकी? अरस्तु महोदय की बात कर रहे हैं। अरस्तु महोदय को ही जो है दोस्तों, चलें बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। मैं प्रश्न पूछने ही वाला था लेकिन जो है सुरभि जी ने पहले ही उत्तर दे दिया है। राजनीतिक दर्शन का पिता जो है वो प्लेटो को माना जाता है। जो राजनीति में, चूंकि आप सभी को पता है प्लेटो जो है वो दार्शनिक राज्य की अवधारणा क्या की बात करते हैं, या आपके राजनीति का जो दार्शनिक चिंतन है वो प्रारंभ होता है आपके मुख्य रूप से आपके प्लेटो से। लेकिन जो है प्लेटो की जो राजनीतिक अवधारणा है वो वास्तविक धरातल पे नहीं आ पाती है, इसलिए जो है उनको दार्शनिक चिंतक कहा जाता है। अब आती है बात अरस्तु की। तो अरस्तु को ही पिता क्यों माना जाता है? यदि इस चीज को थोड़ा सा आप लोग समझ लें तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा दोस्तों। आप सभी को पता है कि आपकी परंपरागत अवधारणा के तहत जो है वो राजनीति आपके पॉलिस शब्द का, राजनीति जो है वो आपके पॉलिस शब्द से जो है इसका जन्म हुआ है। पॉलिस शब्द का जो आपका अर्थ होता था वो आपका नगर राज्य होता था, नगर राज्य। अर्थात सबसे पहले आपके अरस्तु महोदय जब राजनीति की बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा था दोस्तों कि नगर राज्य से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन जो है वो राजनीति है। जब इन्होंने ये कह दिया दोस्तों तो उसके बाद मैंने आपको कई बार बताया भी है कि ये कह रहे हैं कि नगर राज्य की गतिविधियों का अध्ययन जो है वो राजनीति है। और पॉलिस शब्द से जो हुई है, चूंकि आपका राजनीति का अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स जो है पॉलिस शब्द से बना हुआ है। पॉलिस का अर्थ जो होता है वो नगर राज्य होता है। और इस नगर राज्य की शासन व्यवस्था को या इस नगर राज्य को संचालित करने वाली विधि को जो है वो क्या कह दिया गया? अरस्तु महोदय के द्वारा राजनीति कहा गया। और उसी संदर्भ में इन्होंने कहा था दोस्तों कि आपकी राजनीति जो है वो मास्टर साइंस है, यानी सर्वोच्च विज्ञान इन्होंने राजनीति को कह दिया था। तो आप लोग जी बिल्कुल, पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, कहीं कोई समस्या नहीं है। नगर राज्य की बात आपके अरस्तु महोदय के द्वारा माफ करिएगा, सर्वोच्च विज्ञान की बात आपके अरस्तु महोदय ने कर दी थी। उसके बाद अरस्तु महोदय की जो है पुस्तक का नाम यदि आप लोग बता देते तो बड़ा अच्छा रहता जी। अब उसके बाद से जो है दोस्तों
ये एक तरफ तो ये इस बात को स्पष्ट कर दे रहे हैं कि आपके नगर राज्य का जो अध्ययन है, नगर राज्य की गतिविधियों का अध्ययन जो है वही आपका पॉलिटिक्स है या आपकी राजनीति है। दूसरी तरफ दोस्तों आपके अरस्तु महोदय के पहले जो है राजनीति विज्ञान जो है वो नीति शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता था, यानी जो नीति शास्त्र था उसके अंतर्गत इसको देखा जाता था। और सबसे पहला प्रयास जो था या जिसको सफलतम प्रयास कहा जाएगा वो आपके अरस्तु महोदय ने आपके राजनीति को जो है वो नीति शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में जो है वो इसको स्थान दिलाया। इसीलिए इनको जो है वो राजनीति शास्त्र का पिता माना जाता है। इनके पहले के जो विचारक है प्लेटो हो गए, सुकरात हो गए, ये लोग इसको आपके नीति शास्त्र से अलग नहीं कर पाते हैं। और नीति शास्त्र से अलग करने की वजह से और राज्य की गतिविधि को सर्वोच्च विज्ञान कहने की वजह से जो है इनको क्या कहा जाता है, आपके राजनीति का पिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, चलें। बिल्कुल बिल्कुल नीति शास्त्र से अलग किया था, सुरभि जी ने कहा है, बहुत ही बढ़िया जी। पॉलिटिक्स पहली बार जो है आपके पॉलिटिक्स पुस्तक में इन्होंने जो है वो राजनीति की एक सटीक यानी राजनीति को जो है वो परिभाषित करने का प्रयास किया था। उस वजह से भी कई सारे कारण हैं, एक दो कारण आपको जो है वो ध्यान रहने चाहिए। इसलिए जब ये कारण ध्यान रहेंगे दोस्तों तो प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। चलिए, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा किस विचारक ने दी है? गार्नर, सीले, गैरिल, चलिए गैरिल और गिलक्राइस्ट, चारों में से किसी एक का चुनाव करके तेजी से उत्तर कर दीजिए। चलें, जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों जी। मैकियावेली पे आएंगे तो उसकी भी बात करेंगे, इनको आधुनिक राजनीति का पिता क्यों कहा जाता है, उसको भी छोड़ूंगा नहीं, आएंगे उस पर भी आएंगे दोस्त। एक ही जगह सारी चीजों को यदि आप मिलाएंगे तो घालमेल खिचड़ी बनेगी और कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। चलें, आप लोग इस प्रश्न के लिए, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। बार बार बोलते हुए आ रहा हूं, एक ही चीज कई बार बोल चुका हूं। परंपरागत अवधारणा में तीन चीजों को केंद्र में रखा गया, एक आपके राज्य को रखा गया, दूसरा आपके सरकार को रखा गया और तीसरा राज्य और सरकार दोनों को रखा गया। तो इसमें से राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन कौन मान रहा है, आप लोग बता दीजिए, तेजी से उत्तर कर दीजिएगा। आप लोगों का उत्तर इसमें से जो है वो आना शुरू हो गया है। और जो लोग इसमें गिलक्राइस्ट महोदय की बात करेंगे उनका उत्तर सही होगा, अन्य किसी का उत्तर जो होगा वो सही नहीं होगा। गिलक्राइस्ट महोदय का मानना था दोस्तों कि राजनीति जो है वो आपके राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। तो आप लोग इस प्रश्न में डी विकल्प के साथ जाएंगे, उत्तर आपका जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है। अब सीधे परंपरागत राजनीति विज्ञान से आपसे प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण इसमें से कौन सा नहीं है। अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता पर बल और तथ्यों के अध्ययन पर बल, इसमें से कौन सा जो है वो परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। आप लोग उत्तर करेंगे तेजी से। चलो, चलें, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन परंपरागत अवधारणा जो है दोस्तों, इसमें मूर्त स्वरूप, अमूर्त स्वरूप की बात किसके लिए की जाती है? क्यों कहा जाता है कि परंपरागत अवधारणा जो है वो अमूर्त है, अमूर्त स्वरूप है? चलिए चलिए, सभी लोगों का उत्तर तथ्यों के अध्ययन पर बल तो बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है परंपरागत राजनीति विज्ञान का संबंध जो है वो अमूर्त स्वरूप, आप लोगों को बताना है अमूर्त लक्षण क्यों है। चलें, सुरभि जी का उत्तर आ रहा है, वो मूल्यों के अध्ययन पर बल देता है। चलें, बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रयास सुरभि जी का आया है। चलिए, हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आप सभी को मैंने बार बार बताया कि परंपरागत अवधारणा में किसको किसको स्वीकार किया जाता है? राज्य को, सरकार को, राज्य और सरकार दोनों को। समझ लीजिए, आपके लिए फायदा करेगा। परंपरागत अवधारणा में ये तीन मुख्य बिंदु आपके लिए होते हैं यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो। अब जब हम राज्य की बात करते हैं दोस्तों, तो राज्य कोई मूर्त संस्था नहीं है। जैसे ये पेन है
तो ये एक जो है मूर्त संस्था है, इसको हम छू सकते हैं, इसको हम जो है वो देख सकते हैं, इसको हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो अमूर्त स्वरूप होता है दोस्तों, अमूर्त स्वरूप को चलिए बिल्कुल मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं आप सभी के लिए आपके अधिकतम लाभ का प्रयास मैं कर रहा हूं दोस्तों। मेरे प्रयास में आप लोग बस मेरा उत्साह वर्धन करते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, थोड़ी सी अपनी संख्या को आप लोग बढ़ाइए। मैं आपके लिए जो भी संभव बन पड़ेगा, जो भी आपके लिए अच्छा होगा, वो सारी चीजें करने को तैयार हूं। तो राज्य जो है दोस्तों, इसको देखा नहीं जा सकता है, ये माचिस की डिब्बी के जैसा कोई नहीं है, या इस जो है वो कंप्यूटर के माउस के जैसी कोई चीज नहीं है राज्य, कि आप इसको जो है वो देख सकते हैं। राज्य को देखा नहीं जा सकता, देखा उसको जा सकता है दोस्तों जिसकी लंबाई हो, जिसकी चौड़ाई हो, जिसकी ऊंचाई हो, जिसको आप छू सकते हो। राज्य को आप छू नहीं सकते हैं, इसलिए जो है वो आपके परंपरागत राजनीति को जो है वो अमूर्त स्वरूप वाला माना जाता है, क्योंकि परंपरागत राजनीति में जो है वो राज्य को एक वर्ग का मानना है कि जो आपकी राजनीति है वो आपके राज्य का अध्ययन है, राज्य से संबंधित गतिविधि का अध्ययन है। काल्पनिकता की यदि हम बात करेंगे दोस्तों, तो परंपरागत राजनीति को काल्पनिकता जो है वो काल्पनिकता से इसका क्या संबंध है, तो आप सभी को पता है कि परंपरागत राजनीति में जो है दोस्तों क्या माना जाता था, बहुत सारी चीजों को काल्पनिक रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिसका वास्तविक धरातल पे कोई अस्तित्व नहीं था। जैसे आप प्लेटो की अवधारणा को ले लीजिए, तो प्लेटो की जो अवधारणा है दोस्तों, आपके दार्शनिक राजा का सिद्धांत, वो पूर्ण रूप से जो है वो काल्पनिकता पे जो है वो आधारित है। तो आपके परंपरागत राजनीति का संबंध जो होगा वो काल्पनिकता से भी होगा, दार्शनिकता पर बल जो हो जाएगा वो हो जाएगा। परंपरागत राजनीति में बहुत सारी चीजों का जो हल दिया गया वो आपके दार्शनिक चिंतन के आधार पर दिया गया, न कि वास्तविक धरातल के आधार पे। तथ्यों के अध्ययन पर बल की जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो आपके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जो है तथ्यों के अध्ययन पर बल, जब आपके आधुनिक राजनीतिक चिंतन का विकास होता है जी, प्लेटो की अवधारणा को जो है वो आपके काल्पनिक या दार्शनिक कहा जाता है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो आपके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जब राजनीति की आधुनिक चिंतन परंपरा की शुरुआत होती है दोस्तों, तब इसमें जो है वो तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। इसलिए आपके इस प्रश्न में जो होगा डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है। एक बार कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए प्रमोद जी नमस्कार, आज आप काफी लेट हो गए। कल आप जो है वो आप ही ने मुझे आदेश दिया था कि सर आप कल जो है वो क्लास लीजिए, क्लास आप बंद ना करिए। चलिए चीजें समझ में आ रही हैं, जो चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूं, कहीं कोई समस्या है तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए सभी लोग। चले बहुत ही बढ़िया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चले अगला प्रश्न दिया है, इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। आप लोग बता दीजिए किसने कहा था दोस्तों, गार्नर, ब्लंटसली, सिले और पाल जेनेट, किसका स्टेटमेंट है? सब लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। चलेंगे चले दोस्तों, तो जो लोग इसमें सीले की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना जो है वो फल नहीं है तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जो है वो जड़ नहीं है। क्यों ऐसा कहा जाता है दोस्तों? चले ऐसा क्यों इन्होंने कहा था, सीले महोदय ने क्यों कहा था दोस्तों कि इतिहास का जो है राजनीति विज्ञान के बिना जो है वो फल नहीं है? इतिहास क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है। इतिहास जो है वो आपकी बीती हुई बातों का अध्ययन है, बीती हुई घटनाओं के बारे में जानने की जो विधि है उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। तो इन्होंने कहा दोस्तों कि इतिहास का जो है राजनीति विज्ञान के बिना कोई फल नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि राजनीति नहीं होगी दोस्तों तो कोई घटना ही नहीं घटेगी, कोई इतिहास ही जो है वो नहीं बनेगा। तो राजनीति और इतिहास के संबंध को, घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट करते हुए सीले महोदय ने कहा था दोस्तों
कि इतिहास का राजनीति के बिना जो है वो फल नहीं है और राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जो है वो जड़ नहीं है। यदि इतिहास नहीं होगा दोस्तों तो राजनीति विज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब से हुई थी, किस प्रकार से हुई थी, जो हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं, परंपरागत अवधारणा की हम लोग बात कर रहे हैं, आधुनिक अवधारणा की बात कर रहे हैं, वो इसीलिए हम लोग कर पा रहे हैं दोस्तों कि हमको इतिहास की जानकारी है। यदि हमको प्लेटो के बारे में जानकारी नहीं होती, हमको अरस्तु के बारे में जानकारी नहीं होती, सुकरात के बारे में जानकारी नहीं होती, हॉब्स के बारे में, लॉक के बारे में, बेंथम के बारे में, इन लोगों के बारे में, चूंकि अब ये चीजें हमारे लिए पुरानी हो चुकी हैं, अब ये हमसे जो है वो बीत चुकी हैं, अतीत की घटनाएं हैं, तो अतीत की घटनाओं को जानने का एकमात्र स्रोत जो है वो आपका इतिहास है। और यदि इतिहास नहीं होगा तो राजनीति विज्ञान को जो है हम लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी जड़ को हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो आप लोग जो है, जड़ नहीं होगा तो राजनीति विज्ञान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। चलिए, तो उत्तर आपका इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं। चलिए शशिकला जी, हेलो। चलें, आज आप जो है संभवतः आज कल आप क्लास में थी और कल आप कह रही थी कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला, आज आप नोटिफिकेशन लेट से आपने देखा है। चलिए जी, 9 बजे से हो रही है। चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है दोस्तों, कौन सा क्षेत्र करता है? आप लोग उत्तर करेंगे राज्य, सरकार, विधियां, प्रथाएं और संस्कृति। संप्रभुता, सरकार, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए, मैं पढ़ूंगा तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा। चलें, सब लोग उत्तर करेंगे। संतोष जी ने पूछा है, दुनिया में सभी पतित पशु हैं, किसने कहा है? चलेंगे, 9 बजे से शशिकला जी, 9 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होती है, तेजी से उत्तर करेंगे। राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। चलें, तो आप जिस विकल्प का चुनाव कर रहे हैं दोस्तों, ये आपके आधुनिक अवधारणा के आधार पे जो होगा आपका ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। राजनीति की जो आधुनिक अवधारणा है, या आप जो है हन्ना आरेंट के राजनीतिक विश्लेषण को यदि पढ़े होंगे तो दोनों जगह पे ये सारी चीजें आपको राजनीति के विषय क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। राज्य यानी राजनीति का विषय क्षेत्र जो है वो राज्य है, यानी राज्य का अध्ययन राजनीति है। मूल्य का अध्ययन जो है वो राजनीति है। मूल्य का मतलब प्राइस नहीं है दोस्तों, राजनीतिक मूल्यों की बात की जा रही है, सरकार के मूल्यों की बात की जा रही है, व्यक्ति के जो है व्यक्तिगत मूल्यों की बात की जाएगी, तो वो भी जो होगा वो आपके राजनीति में आएगा। सरकार का अध्ययन राजनीति का विषय क्षेत्र होगा। निर्णय और निर्माण की, यानी जो नीतियों का निर्माण किया जाता है, जिनके लिए निर्णय लिया जाता है, उसको भी राजनीति कहा जाएगा। राजनीतिक दल जो होगा दोस्तों, उसका अध्ययन भी जो होगा राजनीति क्षेत्र में आएगा। आपके हित समूह का भी अध्ययन राजनीतिक क्षेत्र में आएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। हित समूह या दबाव समूह आप लोग पढ़ते होंगे, तो ये सारी चीजें जो है आधुनिक राजनीतिक चिंतन के विषय क्षेत्र के रूप में आपके आते हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है वो आपके इस डी विकल्प में दिया हुआ है। आपका उत्तर इस प्रश्न में डी विकल्प के हिसाब से सही हो जाएगा। चले, रामानुज जी कह रहे हैं नोखाड़ी, समझ ही नहीं पाया मैं आप क्या लिखना चाह रहे हैं। चलें, अगला प्रश्न आपको दिया है, समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्धता नासाही आवश्यक है, निम्नलिखित विचारकों में से किसका कथन है? आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करिए। वीडियो को, जितने सारे लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करने में आपके अकाउंट बैलेंस से पैसा नहीं कट रहा है। सभी लोगों को अपने अंगूठे को थोड़ा सा कष्ट देना है मेरे लिए, और अपने अंगूठे को कष्ट देके आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग जो है थोड़ा सा वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर करने का भी प्रयास करिएगा। चलें, आपको दिया है दोस्तों, समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्धता नासाही आवश्यक है। किसने कहा था? फ्रांसिस बेकन ने कहा है, रूसो ने कहा है,
ल्यूकाच ने कहा है या आपके मैकफर्सन ने कहा है? चलें सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। चलें चलें जो लोग इस प्रश्न में जो है वो बात कर रहे हैं फ्रांसिस बेकन महोदय की, उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रांसिस बेकन महोदय का मानना था दोस्तों कि आपके जो है विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही जो है वो समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है। फ्रांसिस बेकन महोदय से जो है वो पहले आप लोग इस चीज, फ्रांसिस बेकन महोदय को जाना जाता है किस रूप में? आपके अनुदारवादी, अनुदारवादी, अनुदारवादी सिद्धांत के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। अनुदारवादी सिद्धांत के जनक, आप लोग ध्यान रखेंगे फ्रांसिस बेकन महोदय जो है वो आपके अनुदारवादी, जी बिल्कुल, अनुदारवादी जो है वो सिद्धांत के जनक हैं। यानी उदारवादी जो सिद्धांत था दोस्तों उसके ठीक विपरीत आके खड़े हो गए आपके फ्रांसिस बेकन महोदय। और इसमें जो है वो उदारवादी सिद्धांत में जो है जहाँ पे सबको स्थान दिया जा रहा था, वहीं पे जो है इन्होंने जब अनुदारवादी चिंतन की बात आती है तो इसका जनक जो है वो आपके फ्रांसिस बेकन महोदय को माना जाता है। और ये कहते हैं दोस्तों कि सबसे जो प्रमुख चीज है वो आपका ज्ञान है। चलिए संतोष जी ने लिखा है कि ज्ञान ही जो है वो सद्गुण है, सबसे अच्छा गुण जो है वो ज्ञान है। और ज्ञान किसके माध्यम से हो सकता है? विज्ञान के माध्यम से हो सकता है। और जिसके पास ज्ञान है दोस्तों वो जो है वो तानाशाही कर सकता है। प्रबुद्ध तानाशाही की बात जो है इन्होंने, चले बिल्कुल, तो जो है प्रबुद्ध तानाशाही की जो है इन्होंने अनुदारवादी जो इनका सिद्धांत है उसके अंतर्गत बात की है। अर्थात जो है दोस्तों इनका मानना था कि जब व्यक्ति के विकास के लिए कोई चीज जो है विज्ञान में, विज्ञान को जो है वो व्यक्ति के विकास के लिए विज्ञान का जब प्रयोग किया जाता है, व्यक्ति के मूल्यों के विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए, तो ऐसी स्थिति में जो होता है दोस्तों विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही जो होती है वो आवश्यक होती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये जो है सकारात्मक अर्थ में जो है इस प्रबुद्ध तानाशाही की बात करते हैं, नकारात्मक अर्थ में जो है वो बात नहीं करते हैं। अनुदारवादी सिद्धांत के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं आपके फ्रांसिस बेकन महोदय। उत्तर आपका जो होगा वो ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? आप लोग बताएंगे दोस्तों कैटलिन महोदय जो है वो राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किसको मानते हैं? शक्ति का अध्ययन, सार्वजनिक सहमति का अध्ययन, संघर्ष तथा तनाव का अध्ययन, मानव स्वभाव का अध्ययन। तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलें चलें चलिए सभी लोगों का उत्तर जो है विकल्प के लिए आ रहा, शक्ति के अध्ययन के लिए। दोस्तों कैटलिन महोदय जो है वो शक्ति के अध्ययन को आपके राजनीति विज्ञान के केंद्र में रखते हैं। क्यों रखते हैं आप लोग इस चीज को समझ लीजिएगा, क्योंकि जो है दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, चाहे वो आपकी आधुनिक अवधारणा हो, चाहे आपकी परंपरागत अवधारणा हो, चाहे आपकी ये दो ही अवधारणाएं की बात करेंगे, आधुनिक और परंपरागत की। परंपरागत अवधारणा में भी जो है दोस्तों आपके राज्य को स्वीकार किया गया, आपकी आधुनिक अवधारणा में भी जो है वो राज्य को स्वीकार किया गया है। और इस राज्य की व्यवस्था को संचालित करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? इस राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। राज्य की व्यवस्था को जो है वो शक्ति का संचालित करने के लिए जो है वो शक्ति का प्रयोग किया जाता है। सरकार जो है वो विभिन्न माध्यमों से जो है वो शक्ति का प्रयोग करके क्या करती है? राज्य का व्यवस्था को जो है वो संचालित करती है। इसी बात को आपके कैटलिन महोदय ने कह दिया कि राजनीति विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है वो राज्य ना होके जो है वो शक्ति है। अर्थात जो है केंद्र बिंदु में, जो कैटलिन महोदय के केंद्र बिंदु में जो तत्व आएगा वो शक्ति आ जाएगा और राज्य जो हो जाएगा वो गौण हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये राज्य को जो है वो खारिज कर दे रहे हैं। यदि आप शक्ति को मानते हैं तो आपको जो है शक्ति कौन प्रयोग करता है? शक्ति का प्रयोग जो है आपकी सरकार करती है।
और सरकार किसकी होती है? सरकार जो होती है वो राज्य के लिए होती है, राज्य में निवास करने वाले लोगों के लिए होती है। तो ये तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख स्थान जो वो देते हैं कैटलिन महोदय, वो शक्ति को दे देते हैं। इसलिए जो है शक्ति की अवधारणा के साथ जो है राजनीति विज्ञान को ये जोड़ने का प्रयास करते हैं। आपका उत्तर जो होगा ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। सार्वजनिक सहमति का अध्ययन जो है समाजवादी मानते हैं, आप सभी को पता है। संघर्ष एवं तनाव का अध्ययन राजनीति को जो है वो मार्क्सवादी मानते हैं, आप सभी को पता है। और मानव स्वभाव के अध्ययन की आप लोग बात करेंगे तो परंपरावादी, जब हम अध्ययन को देखेंगे तो परंपरावादी अध्ययन में जो है वो मानव स्वभाव को जो है वो शामिल किया गया है, क्योंकि अरस्तु महोदय ने, आपने पढ़ा होगा यदि परंपरावादी अध्ययन को, तो आप सभी को पता होगा कि अरस्तु महोदय व्यक्ति के सभी तरह के कार्यों को जो है वो राजनीति का हिस्सा मान लेते हैं। उसके व्यक्तिगत कार्य हो, उसके सामूहिक कार्य हो, सबको, जिसमें जो है वो यहाँ तक कि पति पत्नी के संबंध को भी जो है वो इनके कथन के अनुसार जो है मान लिया गया। हालांकि बाद में अरस्तु महोदय ने जो है यह स्पष्ट किया था कि जो व्यक्तिगत संबंध है वो राजनीति में जो है वो राजनीति का हिस्सा, राजनीति से जो है वो अलग है, राजनीति का हिस्सा है लेकिन अलग है। इस बात को एग्जाम्पल दिया था उन्होंने पति और पत्नी के संबंध को क्लियर करते हुए। तो आप लोग जो है वो एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा होगा, सभी लोगों ने, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। अरस्तु महोदय का कहना था दोस्तों कि जो पारिवारिक व्यवस्था जो है, पारिवारिक व्यवस्था जो है वो आपके राजनीतिक यानी राज्य की जो व्यवस्था है उससे भिन्न है, लेकिन पारिवारिक व्यवस्था राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आती है। इस बात को स्पष्ट किया था आपके अरस्तु महोदय ने। तो मानव स्वभाव का अध्ययन जो है वो आपके परंपरागत अध्ययन प्रणाली में होता है, आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। शक्ति अध्ययन आपका उत्तर जो होगा वो शक्ति का अध्ययन कैटलिन के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। सुमन शर्मा जी, अब बफरिंग नहीं हो रहा होगा, क्लियर है। चलिए, आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। यह कथन किसका है दोस्तों? अल्फ्रेड काबन का है, डेविड स्टर्न का है, वेपर का है, रॉबर्ट डहेल का है। चारों में से किसी एक का जो है चुनाव करके तेजी से आप सभी लोग उत्तर कर दीजिए, जितनी तेजी से संभव हो सके। चले दोस्तों, आप सभी से निवेदन है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। जितने सारे लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो उन सभी से निवेदन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए। चलें सब लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। ए विकल्प की बात कर रहे हैं, वेपर की बात, अंकिता जी डी विकल्प की बात, सी विकल्प। चलें कोई बात नहीं है, सभी लोग उत्तर करें। चलें तो जो लोग इसमें दोस्तों अल्फ्रेड काबन की बात करेंगे, अल्फ्रेड काबन महोदय ने कहा था दोस्तों कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में यह बंदी है और अन्यत्र जो है ये मर रहा है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये अल्फ्रेड काबन महोदय का जो है एक व्यंग है जो आपके राजनीतिक चिंतन पे जो है इनका व्यंग आप लोग पढ़ेंगे। जब आलोचना हम लोग पढ़ते हैं राजनीति की तो उसमें जो है ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है दोस्तों? जो अंग्रेजी भाषी राज्य हैं यानी आंग्ल भाषी राज्य जो है दोस्तों, वहां पे क्या है, इन्होंने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो मर चुका है, क्योंकि जो है वो अंग्रेजी भाषी क्षेत्रों में यदि आप बात करेंगे तो उस समय वर्तमान समय के तात्कालीन समय की यदि आप बात करेंगे तो वहां पे जो है राजनीतिक सिद्धांतों को जो है वो उसको महत्व नहीं दिया जा रहा था। जिन सिद्धांतों की खोज के लिए प्लेटो और अरस्तु जैसे महान विद्वानों ने अपना पूरा जीवन बिता दिया, उन सभी सिद्धांतों को जो है वो आपके आंग्ल भाषी राज्यों में जो है वो दरकिनार कर दिया गया था, अलग से जो है व्यवस्था का संचालन किया जा रहा था। इसलिए इन्होंने कहा कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है। साम्यवादी देशों के बारे में आप सभी को पता है दोस्तों, चीन जैसे देशों में क्या हुआ था, इसको जो है राजनीति को बंदी बना लिया गया था। अपने अनुसार जो है वो राजनीति की व्याख्या वो लोग करते हैं। आप लोग चाइना को देख सकते हैं, वो जो चीज चाहता है, जो बताना चाहता है, जो दिखाना चाहता है वो दिखाता है, जो बताता है वो जो चाहता है वो बताता है। तो इस संदर्भ में इन्होंने कहा कि जो है साम्यवादी देशों में इसे बंदी बना लिया गया है। अब बचे आपके कुछ लोकतांत्रिक देश दोस्तों जहां पे धीरे धीरे मर रहा है, क्योंकि लोकतंत्र की अवधारणा भी जो है वो दूषित हो रही है। इसलिए आपके अल्फ्रेड काबन महोदय ने कहा था कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देश में बंदी है और अन्यत्र जो है धीरे धीरे मर रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी गई है?
आपको नहीं के संदर्भ में उत्तर करना है। द प्रिंस, द डिस्कोर्सेस, द आर्ट ऑफ वॉर और बोहेमोथ, चारों में से किसी एक का चुनाव करके तेजी से उत्तर कर दीजिएगा। कौन सा जो है इसमें से आपके मैकियावेली के द्वारा नहीं लिखी गई है, आप लोगों को बताना है दोस्तों। चलें, चलें सब लोग उत्तर करेंगे। चलिए, तो डी विकल्प की जो लोग बात कर रहे हैं वो लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे बोहेमोथ किसकी रचना है, किसने लिखा था बोहेमोथ को। चलें तेजी से उत्तर करेंगे दोस्तों। चलें सब लोग बोहेमोथ के लिए उत्तर करिए, किसने लिखा है बोहेमोथ। इस पुस्तक को एक और नाम से जाना जाता है, पहले आप लोग उत्तर करिए बोहेमोथ किसने लिखा है। चलिए, चलें कोई बात नहीं है। इस पुस्तक का एक और नाम है, आप लोग नोट कर लेंगे, द लॉन्ग पार्लियामेंट। द लॉन्ग पार्लियामेंट। अब बता दीजिए द लॉन्ग पार्लियामेंट के लेखक कौन है। दोनों पुस्तकें एक ही हैं दोस्तों, बोहेमोथ भी इसको कहा जाता है, द लॉन्ग पार्लियामेंट भी कहा जाता है। चलें, बिल्कुल, तो उत्तर आ गया इस प्रश्न के लिए। द लॉन्ग पार्लियामेंट के लिए दोस्तों ये हॉब्स की पुस्तक है। बाकी तीनों पुस्तकें द प्रिंस, द डिस्कोर्सेस, द आर्ट ऑफ वॉर जो है ये आपके मैकियावेली की पुस्तक है। बोहेमोथ को जाना जाता है द लॉन्ग पार्लियामेंट के रूप में। तो आप लोगों का उत्तर जो होगा इस प्रश्न में हॉब्स के लिए सही हो जाएगा, जो लोग हॉब्स की बात करेंगे। चलेंगे, चलेंगे। पता नहीं क्या क्या आप लोग लिखते रहते हैं, अरबी अरबी उर्बी लिखते हैं, जो है मुझे समझ में नहीं आता है। चलिए, आप लोगों को सूची दिया हुआ है, सुमेलित कर लीजिए। ABCD को आप जो है 1 2 3 4 के साथ सुमेलित करिए तेजी से। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, जितने सारे लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया है उन सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर करिए वीडियो को। चलें, एच.जे. लास्की, विजी मोस्का, मैक्सी और डहल दिया है। पुस्तक आपको दिया है पॉलिटिकल फिलोसफीज, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, मॉडर्न पॉलिटिक्स एनालिसिस और द रूलिंग क्लास। सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, कई बार पूछी जा चुके हैं, आप लोग इसको सम्मिलित करिएगा। चलें तेजी से आप लोग सम्मिलित करें दोस्तों। चलिए, ए विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है लास्की की पुस्तक लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, फेमस पुस्तक है दोस्तों, सोचना नहीं है इसके बारे में। मोस्का की पुस्तक की बात करेंगे तो द रूलिंग क्लास। मैक्सी की पुस्तक की बात करेंगे जो है पॉलिटिकल फिलोसफीज। और डहल की पुस्तक जो है दोस्तों आप सभी को पता है मॉडर्न पॉलिटिक्स एनालिसिस, जो है वो आपके डहल की पुस्तक है। तो ए का टू सिर्फ एक विकल्प में, यदि एक ही पुस्तक आपको पता रहती तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते थे। यदि आपको लास्की की पुस्तक का नाम पता होता लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, तो आपको अन्य को सम्मिलित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उत्तर सही हो जाता। अगले प्रश्न पे चलें। चले, अगला दिया है कौन पावर एलीट नामक ग्रंथ का लेखक है। आपको बताना है पावर एलीट किसने लिखी थी, तेजी से उत्तर करिएगा। जेम्स बर्नहम के द्वारा, हेराल्ड लासवेल के द्वारा, गैब्रियल आलमंड के द्वारा, सी राइट मिल्स के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, तेजी से उत्तर करिए। चलें, द पावर एलीट के लिए उत्तर करिएगा। चलें, बहुत ही बढ़िया,
तो जो लोग सी राइट मिल्स की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। सी राइट मिल्स के द्वारा जो है द पावर एलिट लिखी गई थी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया, बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक कौन है? तेजी से उत्तर करिए। बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट। सभी से निवेदन है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। जितने सारे लोगों ने अभी तक लाइक और शेयर ना किया है, आप सभी से निवेदन है अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। चलिए, बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट पुस्तक किसने लिखी थी? नाजिक ने, हॉफमैन ने, मेडल ने, आपके गुंटर ने। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए। तेजी से उत्तर करिएगा। चलिए, तो जो लोग गुरनार मेडल की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट पुस्तक जो है आपके गुरनार मेडल के द्वारा लिखी गई है। सी विकल्प के साथ जाएंगे, उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है दोस्तों इसमें से कौन सा जो है वो गलत सुमेलित दिया है। गार्नर की पुस्तक बताई जा रही है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। प्राइस की पुस्तक बताई जा रही है आपको मॉडर्न डेमोक्रेसीज। सिले की पुस्तक द थियरी ऑफ द स्टेट और मैकाइबर की पुस्तक द मॉडर्न स्टेट। आप लोग बता दीजिए इसमें से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अच्छा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। टीजीटी में भी, पीजीटी में भी, एलटी ग्रेड में भी, सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाली सारी पुस्तकें हैं। आप लोग तेजी से उत्तर करिएगा। जिसको आप लोग बताइएगा कि जो है ये सुमेलित नहीं है उसके राइटर का भी नाम बताइएगा। आधा अधूरा प्रश्न का जवाब ना दिया करिए। आप लोग संभव हो सके तो आप लोग जो है राइटर का नाम लिखा करिए। चलेंगे, चलें। सी विकल्प के लिए मैक्सिमम लोग बात कर रहे हैं। द थियरी ऑफ स्टेट की बात की जा रही है, तो आप लोग बता दीजिए द थियरी ऑफ स्टेट किसके द्वारा लिखी गई है। चलो तेजी से। चलें, तो दो थियरी ऑफ स्टेट जो पुस्तक है दोस्तों ये आपके ब्लंट सली के द्वारा लिखी गई है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ब्लंट सली के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी द थियरी ऑफ स्टेट। और सीले महोदय की पुस्तक जो है दोस्तों उसका नाम था, आप लोगों को सभी को ध्यान होगा, इंट्रोडक्शन टू दी पॉलिटिकल साइंस। इंट्रोडक्शन टू दी पॉलिटिकल साइंस पुस्तक सीले की है और द थियरी ऑफ स्टेट जो है वो ब्लंट सली की है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलें, तो आज का सेशन जो है हमारा दोस्तों यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे और 2 मिनट धैर्य बना के रखेंगे दोस्तों। आपको यदि इस सेशन का मेंबरशिप चाहिए तो आप 250 रुपये का पेमेंट करके मेंबरशिप ले लीजिएगा। उसके बारे में आपको जो है पूरी जानकारी जो है मैं पहले ही क्लास के शुरू में भी दे चुका हूँ। आपको 7007701847 इस नंबर पे आपको जो है 250 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको नियमित रूप से जो है वो क्लास में जो प्रश्न कराए जाते हैं उसका PDF आपको मिल जाएगा। आगे बात करें दोस्तों तो कल से आप लोगों के राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों की जो है वो क्लास शुरू हो रही है। कल आपकी पहली क्लास होगी राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों की। ये क्लास जो है वो केवल और केवल टीजीटी के लिए है। पीजीटी वाले लोग जो है दोस्तों पीजीटी वाले लोगों के लिए नहीं है। पीजीटी का पूरा सिलेबस इसमें कवर नहीं हो पाएगा। और जो लोग इस क्लास की डेमो लेना चाहते हैं, कल पहली लाइव क्लास में जो लोग भाग लेना चाहते हैं उन लोगों को दोस्तों 7007701847 इस नंबर पे अपना नाम और साथ में जो है वो लाइव क्लास लिख के मैसेज कर देना है। सिर्फ आपको अपना नाम लिखना है और लाइव क्लास। आप लोग यदि मैसेज कर देंगे तो आप लोगों को जैसे ही कल क्लास शेड्यूल होगी आपको एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक के माध्यम से ही आप इस क्लास से जुड़ पाएंगे लाइव क्लास से, अन्यथा आप लोग नहीं जुड़ पाएंगे। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो लोग मैसेज कर देंगे इस नंबर पे 7007701847 इस नंबर पे, और आपको जो है वो लिंक भेज दिया जाएगा। आप उस लिंक के माध्यम से लाइव क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। लाइव क्लास जो होगी यूट्यूब पे नहीं चलेगी, ये एप्लीकेशन पे चलेगी, आप सभी को पता है। चलिए, फिलहाल के लिए आप लोग दोस्तों अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए, अधिक से अधिक पढ़ाई करिए, अच्छे से मेहनत करिए। आज यदि आप अपनी मेहनत को टाल देंगे कल पे दोस्तों तो कल जो होगी वो आपकी मेहनत दोगुनी हो जाएगी। और यदि ईश्वर न करें कि ऐसा हो आप लोगों के साथ, लेकिन जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, जो लोग भी लापरवाही बरत रहे हैं दोस्तों, आप लोग समझ लीजिए कि आज यदि आप 6 घंटे बैठ के जो है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, 8 घंटे यदि आप बैठ के
नहीं पढ़ पा रहे हैं अपने सिलेक्शन के लिए, तो आपको कल कोई प्राइवेट विद्यालय वाला जब 8 घंटे आपसे काम करवाएगा तो आप कैसे करेंगे? किसी प्राइवेट नौकरी में जाएंगे 12 घंटे जब वो आपको खटाएगा 10,000 रुपए के लिए, तो आप कैसे करेंगे? यदि इस चीज के अंतर को आप समझ जाएंगे तो आप जो है वो, चलिए अनुपम जी बात कर रहे हैं सर टाइम क्या होगा? टाइम 11 साढ़े 11 बजे के बीच में होगी, स्टार्ट होगी क्लास 11 से साढ़े 11 के बीच में। तो दोस्तों आज की मेहनत से यदि आप जी चुरा रहे हैं, कल के बारे में आप जब सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज ही मेहनत कर लेना जो है। आज आपको आपके परिवार में आपके माताजी पिताजी की वजह से बहुत सारे लोग स्वयं जो है वो सक्षम होंगे, जो है कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे। आज आप जो है वो क्या कर रहे हैं, आपको कूलर मिला है, पंखा मिला है, आपको एक सुविधा मिली है जिसमें आपको जो है वो सिर्फ बैठ के पढ़ाई करना है। कल आपको जो है वो कोई मार्केटिंग कंपनी वाला दिन भर आपको धूप में दौड़ाएगा, आप कैसे दौड़ेंगे? आप खुद सोच लीजिए। यदि आपको नौकरी नहीं मिलती है तो आप जो है किसी प्राइवेट स्कूल में 10,000 के लिए 10,000 रुपये महीने में आपको मिलेगा, दिन भर में 4 बात आपको सुनाएगा, क्लास में बैठने तक के लिए आपको चेयर नहीं दी जाती है प्राइवेट स्कूल्स में, तो आपको जो है वो पूरे टाइम खड़े रह के जो है 6 घंटे आपको खड़े रह के क्लास लेना है। 1 घंटा पहले जाना है, 1 घंटे बाद जाना है, आना है आपको विद्यालय से, उसके बाद दुनिया भर का काम विद्यालय का आपको करना है। तो यदि आप आज 8 घंटा बैठ के नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कल आप जो है आप अपने ऊपर इस बात का भरोसा बिल्कुल ना करिएगा कि हम अपने जीवन में कुछ और कर लेंगे। जो लोग आज नहीं कर पा रहे हैं वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे ज्यादा आप लोगों के लिए कुछ नहीं कहूंगा। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी बात से नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो अब इस क्लास को यहीं पे जो है हम लोग खत्म करते हैं और कल आप लोगों से मिलता हूं। तब तक के लिए आप सभी लोग जो है दोस्तों, आनंद सिंह टाइम सर बताएं। आनंद जी टाइम के बारे में मैं जो है वो चिंतित इसलिए हूं कि काफी सारे लोग जो हैं वो हमारे ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं कि आपके जॉब करते हैं। उन लोगों की समस्या ये है कि वो लोग लाइव क्लास को अटेंड कैसे करेंगे यदि दिन में होगा तो। सुबह दोस्तों सुबह मैं 7 बजे मैं स्वयं सो के उठता हूँ। आप लोगों से विदा लेते लेते मुझे 11 बज जाता है, कई बार 11:15 बज जाता है, तो सुबह क्लास ले पाना संभव नहीं है। टाइम इसीलिए क्लियर नहीं कर रहा हूँ। आप लोग अपने अनुसार टाइम सजेस्ट करिए। कल की क्लास को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल एक क्लास ले लेता हूँ, उसके बाद उसी क्लास में डिसाइड करेंगे कि कल क्या होगा। यदि आप लोग चाहेंगे तो शाम के टाइम 6 से 7 में आपकी क्लास ले लूंगा, 6 से 8 बजे के बीच में। नियर अबाउट 1.5 से 2 घंटे की क्लास यदि नहीं होगी तो आप लोग जो है वो आपका सिलेबस अच्छे से कवर नहीं हो पाएगा। चलें, तो आप लोग अपना टाइम सब लोग अपना बता दीजिए कि किस टाइम में। यदि आप लोग 6 से 8 फ्री हैं तो अच्छी बात है। यदि आप लोग दिन में 11 से 12 के बीच में क्लास कर सकते हैं तो ये और भी अच्छी बात है। 11-12 मेरे जो है वो प्रायोरिटी में है, लेकिन मेरे पास संख्या ऐसे लोगों की इंक्वायरी बहुत सारे लोगों की आई है जी। बहुत सारे जो लोग हमसे बात कर रहे थे क्लास के बारे में, उनमें से कई सारे लोगों का कहना यह है कि सर हम नौकरी करते हैं, हम कहीं पे काम कर रहे हैं, हम तो इसकी वजह से दिन में क्लास नहीं ले पाएंगे। तो मैं इस पर विचार करता हूँ। कल आपको जो है आप सभी को फ़ोन से सूचित किया जाएगा। यदि क्लास दिन में होगी तो आप लोगों को फ़ोन से सूचित कर दिया जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए आप लोग अनुमति दे दीजिए दोस्तों। जाते जाते जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद से आप लोग जो है अपनी पढ़ाई अभी कंटिन्यू रखिए। कम से कम 12-1 बजे तक आप लोग बैठ के पढ़ा करिए। चलें, आप सभी को दोस्तों गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।